जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स थर्ड लेक्चर। आज हम मास एंड चार्ज डिफरेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। मास क्या है और चार्ज के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन कर चुके हैं और चार्ज के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहली वाली 2 क्लासों में मैंने चार्ज का भी बताया था कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज क्या क्या है, चार्ज में कितने प्रकार होते हैं, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, गिलबर्ट ने कैसे खोज की, इन सारी चीज़ों के बारे में, खोज कैसे हुई चार्ज की, इन सारी चीज़ों के बारे में इससे पहले 2 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम मास के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज रात्रि के 12 बजे 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ। 12 बजे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि गाड़ियाँ चलती रोड पर, तो बहुत हैरान होता है, इसलिए रात के 12 बजे अपना वीडियो बना लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, उसको डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कौन सा है? क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर में, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ चीज़ों का अध्ययन कर चुका था, कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था और किन्हीं चीज़ों का अध्ययन बचा है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है। इसकी हमसे कम 22 क्लासें रहेंगी। बेसिक टू एडवांस एकदम 22 क्लासें, 22 क्लासेस रहेंगी। कितनी क्लासेस रहेंगी? 22 क्लासेस। इतना जानो कि ये क्लास उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में ही नहीं है, जो IIT जेईई मेंस देना चाहते हैं, उनके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। मतलब बेसिक टू एडवांस 22 क्लासेस रहेंगी। 22 क्लासेस में आप IIT जेईई नीट ये सब आप क्रैक कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या मैंने कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और चूंकि क्वेश्चन बेहद आवश्यकता है, अगर 12th में अच्छा रिजल्ट बनाना है तो क्वेश्चन करना बहुत आवश्यकता है। वी हैव टू नीड टुडेज क्वेश्चंस आंसर। हमको क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको 12th में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स बनाना है तो 12th में क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। तो आइए बुक में कौन सा क्वेश्चन दिया? एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड क्या दिया गया है? एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। क्या करते हैं? गिरते हैं। देखो छोटा लिख रहे हैं, शायद दिखाई दे रहा हो देखने का फिलहाल, लेकिन हम बोल रहे हैं, बोल देते हैं तब तो दिखाई देना ही चाहिए। सही ना, साफ दिखाना चाहिए, थोड़ा झूम आ रहा था। एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए। उस समय की गणना कीजिए। उस समय की गणना कीजिए जिसमें उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है।
आवेश हो जाता है। हमने कहा कि एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है। अर्थात समय की बताना, हमको क्या बताना है, समय बताना है, समय को प्रूव करना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक उदासीन गोला है, कौन सा गोला, उदासीन गोला है, पर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम, अर्थात मुझको समय बताना है। तो अर्थात मुझको क्या बताना है, समय बताना। अब हमको आप पूछेंगे सर आप क्या क्वेश्चन से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन से मुझको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वेश्चन करने लगते हैं ना, तो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने में, उस टॉपिक को आनंद, ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो क्वेश्चन को हम पहले से ही अध्ययन करते ही चलते रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है और इस टॉपिक को हमको किस प्रकार पढ़ें कि उस क्वेश्चन को अच्छे से हम अटेम्प्ट कर लें। नो प्रॉब्लम। तो हमने कहा कि एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश होता है। हम वहाँ पर लिखते करते हल लिखते हैं और या फिर लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहीं से लिखते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमको दिया कि एक उदासीन मतलब 1 सेकंड में कितने अल्फा कण गिरते हैं, 10⁻12 अल्फा कण। अब उसको पता चलना चाहिए कि अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि अल्फा कण जो तुम्हारा है, अल्फा कण जो तुम्हारा है, ये हीलियम का नाभिक है। किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। देखो लिख तुम छोटा रहे, लिख छोटा ही रहे क्योंकि बहुत बड़ा लिख भी नहीं पाते हैं, छोटा लिखने का आदत बना है। तो 1 सेकंड में 10⁻12 अल्फा कण प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने अल्फा कण गिर रहे हैं, तो 10⁻12 अल्फा कण। लेकिन अल्फा कण है क्या, तो अल्फा कण मैंने बताया कि हीलियम का नाभिक है, लेकिन उदासीन गोला है। क्या है, उदासीन गोला है। तो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, अर्थात हीलियम कौन सा नंबर आएगा, 2। तो इस पर 2 प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन की बात नहीं करना, और 2 न्यूट्रॉन ही होंगे। हमने कहा उदासीन गोले पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या क्या होती, बराबर होती है जब वो उदासीन हो। तो और इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मुझको बात ही नहीं करना है क्योंकि इस पर मुझको क्या बताना, हीलियम का नाभिक और उदासीन होगा। तो हीलियम की नाभिक की जब बात की जाए तो हीलियम की नाभिक, तो नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं, प्रोटॉन ही रहता। तो मुझको इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, प्रोटॉन से है। तो इस पर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। इस पर कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो हमने कहा कि हीलियम पर चार्ज क्या हो जाएगा भाई, 10⁻12 अल्फा कणों पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो P+ प्रोटॉनों की चार्ज, P+ चार्ज, अर्थात प्रोटॉन पर यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन पर होता 1.6, तो इस पर हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। यस, कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। भाई एक प्रोटॉनों का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर मैं पूछूं कि 2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 2 गुणे में 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी 2 × में 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्यों, क्योंकि मैंने कहा अल्फा कण का हीलियम नाभिक, लेकिन तुमको हीलियम का नाभिक, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नाभिक। नाभिक में कौन होता, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता, तो इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं। इस पर कितने होंगे प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो 2 प्रोटॉन पर चार्ज होगा 2 × में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये 2 प्रोटॉनों पर चार्ज होगा। कितने प्रोटॉनों पर चार्ज होगा, 2 प्रोटॉनों पर चार्ज होगा। कितने प्रोटॉनों पर चार्ज होगा, 2 प्रोटॉनों पर चार्ज होगा। अब यहाँ तक समझ में आया, अब यहाँ तक समझ में आया। अब प्रश्नानुसार उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर आवेश 2 माइक्रोकूलम होता है। तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हुआ, माना टी समय में गोले पर टी समय में 2 माइक्रोकूलाम आवेश हो जाता है। माना टी समय में 2 माइक्रोकूलाम आवेश हो जाता है। मैंने क्या बताया कि माना टी समय में 2 माइक्रोकूलाम आवेश हो जाता है। माना टी समय में 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है। भाई मुझको यहाँ समय की गणना है तो बताना, हमको उस समय को बताना जहाँ पर 2 कूलाम माइक्रो आवेश हो जाता है। तो हमने मान लिया कि टी समय में ही 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है और टी को ही मुझको प्रूव करना है कि व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पर हमको टी निकालना है कि मेन टी की वैल्यू क्या है, हमको इसी को बताना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी इन दिस केस। तो वी प्रूव इट एंड हमने क्या किया, इसको मान लिया है कि टी समय में 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है। हमने कहा टी समय में 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है। अब टी सेकंड में, मैंने कहा टी सेकंड में तो कितने अल्फा कण गिरते हैं, 1 सेकंड में कितने गिरते हैं, 10 टू पावर 12। भाई 1 सेकंड में 10 टू पावर 12 गिरते हैं तो 10, और टी सेकंड में तो 10 टू पावर 12 टी अल्फा कण प्रति सेकंड इतने अल्फा कण गिरते हैं। तो टी सेकंड में कितने अल्फा कण गिरते हैं, 10 टू पावर 12 अल्फा कण गिरते हैं। 10 टू पावर 12 अल्फा कण गिरते हैं, 10 टू पावर 12 टी अल्फा कण गिरते हैं। नहीं समझ में आया मित्र, ये सीखो कि प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में 10 टू पावर 12 अल्फा कण गिरते हैं तो टी सेकंड में 10 टू पावर 12 टी अल्फा कण गिरते हैं। अब मुझको बताना है कि इतने में 1 माइक्रोकूलाम में कितना चार्ज होता है और 10 टू पावर 12 माइक्रोकूलाम में कितना चार्ज होगा। तो अब बताओ, चलो अब देखो, 1 अल्फा कणों पर आवेश, 1 अल्फा कणों पर आवेश क्या निकाला था, 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। 1 अल्फा कणों पर आवेश, और मैंने कहा 10 टू पावर 12 अल्फा कणों पर आवेश, 10 टू पावर 12 अल्फा कणों पर आवेश कितना होगा, 10 टू पावर 12 अल्फा कणों पर आवेश कितना होगा। तो तुमको पता होना चाहिए 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 इंटू में ये देखो -19 तो इंटू में कितना होगा 10 टू पावर 12 टी, इंटू में 10 टू पावर 12 टी इतना होगा। अर्थात तुमने क्या देखा कि 10 टू पावर 12 अल्फा कणों पर आवेश, तो 10 टू पावर 12 अल्फा कणों पर आवेश तुमने निकाला कि 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू में 10 टू पावर 12 टी इतने आवेश हो जाएंगे, अर्थात ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब मुझको यहाँ पर बताना, अब इसको मुझको सॉल्व कर लेना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से टी की वैल्यू क्या करना, निकाल लेना है। तो हम प्रश्नानुसार ही इसको काम करेंगे। प्रश्नानुसार बाबू देखिए क्या निकाले हो, अब यहाँ पर क्या निकाले हो, ये देखिए इतना इतना। अब तुमको क्या करना है, इतना करना है। 2 इंटू में क्या निकाले हो 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 इंटू में 10 टू पावर 12 टी बराबर होगा 2 माइक्रोकूलाम की। इतना बराबर होगा 2 माइक्रोकूलाम। ये इतना अल्फा कणों पर आवेश है, तो हमने बोला कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश हो जाता है, तो मतलब ये आवेश बराबर होगा 2 माइक्रोकूलाम, सॉरी 2 माइक्रोकूलाम आवेश के। तो माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होगा 10 टू पावर -6 कितना होगा 10 टू पावर -6 कूलाम। तो
तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, इतना के क्या होगा ये बराबर होगा, इतने के क्या होगा ये बराबर होगा। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो ना कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻12 टी बराबर होगा 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम, मतलब इतना तुम्हारा ये क्या होगा दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर क्या होगा कि इस पर जितना आवेश तुमने निकाला कि 10⁻12 कणों पर आवेश, ये तुम्हारा बराबर होगा 2 माइक्रोकूलम आवेश के। क्यों? क्योंकि हमने दिया है इसमें 2 माइक्रोकूलम, जिसमें गोले पर टोटल गोले पर इतना आवेश हो जाता है, तो हमने इतना निकाला, तो ये तुम्हारा बराबर होगा 2 माइक्रोकूलम आवेश के। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझना मेरी बात, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 10⁻12, तो इधर क्या होगा t इज इक्वल टू, ये बराबर में आ जाएगा ना। तो इसको हम बिना पूछे t है तो इसको सेकंड में लेंगे, समय है तो सेकंड में लिया जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको ले लें तो 1 हो जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं 1.6, तो इधर लिख सकते हैं 1 इंटू में, तो 1 इंटू में अगर हमने कहा कि एक लॉजिक याद कर लीजिए, 1.6 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, इसका लॉजिक हो गया कि 1 में 1.6 को काटोगे तो इसको आएगा 0.625, यही आंसर ही इसका आएगा 0.625। अगर लॉजिक याद कर लो तो अगर हम 1 को 1.6 से भाग देंगे तो 0.625 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा 0.625। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से मैंने काट दिया तो यहाँ से निकला 0.625 इंटू में बराबर कितना निकला। अब ये 10⁻⁻6 इंटू में, जब भी 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10⁻19 इंटू में जब भी 12 प्लस वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -10⁻⁻12। तो क्या हो जाएगा, अगर a की पावर m इंटू में a की पावर n हो तो मैथ में लॉजिक है 9th के पहले चैप्टर में ही, पहले चैप्टर के शायद 1.2 या 1.3 में ही इसका लॉजिक है, लास्ट में परिमेय और परमेय के बाद रेशनल और इरेशनल नंबर में a की पावर m इंटू में a की पावर n है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस में n। सेम कंडीशन यहाँ पर क्या है a की पावर m तो 0.6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻6 प्लस में 19 माइनस में 12, तो बराबर हो जाएगा 0.625 इंटू में 10⁻1। अगर 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 सेकेंड, मतलब इतना आवेश हो जाएगा। इस समय की यही समय है तुम्हारा, इतने समय में हमारा 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए साफ आ रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैंने कैसे मैंने माना, क्या माना, हमने कहा कि माना 1 सेकंड में इतने कण गिरते, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक का मतलब केवल हमको पॉजिटिव लेना है। और उसके बाद मैंने कहा कि प्लस चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 पर क्या होगा 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इससे पहले मैंने अध्ययन कर चुके हैं प्रश्नानुसार। माना टी समय में 2 माइक्रोकूलम हो जाता है, तो टी सेकंड में कितना होगा 10⁻12 टी माइक्रोकूलम और अल्फा, ठीक। अब टी सेकंड में 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है, तो टी सेकंड में कितने अल्फा कण गिरते हैं 10⁻12 टी अल्फा कण गिरेंगे, ठीक। अब एक अल्फा कणों पर आवेश कितना होगा इतना, तो 10⁻12 अल्फा कणों पर कितना आवेश होगा ये पूरा। अब मैंने कहा प्रश्नानुसार इतना, ये तुम्हारा टोटल बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम के। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पूरे गोले का आवेश इतना हो जाता कि ये पूरा बराबर हो जाएगी इसके। अब इसमें से मैंने 2 से 2 काट दिया, इसमें से पूरा फिर हल कर लिया, जो भी निकला 6.25 सेकंड, इतने टाइम की गणना हो जिस पर आवेश हमारा 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। यही टाइम है जिस पर हमारा 2 माइक्रोकूलम हो जाता है, इसी को हम बोलेंगे आंसर। इसी का बोलेंगे आंसर, बोले तो उत्तर। अब समझ में आया कि नहीं आया है?
ठीक, आते हैं अब अपने लॉजिक। हम जिसके लिए आ जाए, हमारा होगा चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश वर्सेस द्रव्यमान। मतलब कोई गाने का भी नहीं। क्या मैंने कहा? आवेश वर्सेस द्रव्यमान। आवेश का मतलब वो चार्ज वर्सेस मास। चार्ज वर्सेस मास का अध्ययन करेंगे। We would like to discuss this topic. What is the difference between charge and mass? We would like to discuss this topic. What is the difference between charge and mass? हमको चार्ज और मास का डिफरेंस बताना है, इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। क्या मैंने कहा कि चार्ज और द्रव्यमान। पहला जानो कि परिभाषा क्या है, पहला जानो कि डिफिनेशन क्या है इसकी। तो मैंने इससे पहले ही चार्ज में बता दिया था कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, हमने बता दिया था। तो चार्ज मूलभूत क्या है? गुणधर्म, जो गुरुत्वाकर्षण बल या किसी चुंबकीय प्रभाव, इन सारी चीजों का जो कि अनुभव करता है या फिर उत्पन्न करता है, उसको हम आवेश करते हैं। which is field of the gravitational force and which is map the gravitational force, it is called charge। हमने बता दिया था कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज मूलभूत गुणधर्म है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है, उसको चार्ज कहते हैं। और मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो द्रव्यमान का किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित वस्तु की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो इसकी किसे कहते हैं, तो अगर कोई पूछे बता दीजिए कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। हमने कहा कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात निहित पदार्थ की मात्रा की उस वस्तु में क्या पदार्थ मिला है, जो वस्तु मिलकर बनी है। जैसे इस वस्तु में कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, कितनी मात्रा में मिले हैं, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए इसमें 2 ग्राम वो मिला है, 2 ग्राम प्लास्टिक मिला, तो वही जो 2-2 ग्राम मिला है उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। और जिसको मिला करके ये बनाया गया है उसको हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, क्या पदार्थ, कितने ग्राम, कितना मिला उसमें, फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा होगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। लेक्चर बड़ा होगा, शायद 1 घंटे का भी हो सकता है। 12th का लेक्चर है तो इससे कम क्या होगा भाई। अब मैं बोलता हूँ कि देखिए चार्ज तो तुम्हारा है, चार्ज द्रव्यमान पर डिपेंड होता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान हो और चार्ज ना हो। मतलब नहीं समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान हो चार्ज ना हो। चार्ज नहीं होगा तब भी द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज नहीं है। आइए समझते हैं फिर से। जैसे मैंने बोला कि कोई एक तुम्हारा m क्या द्रव्यमान का कोई एक वस्तु, ठीक, ये वस्तु अगर द्रव्यमान है तो इस पर चार्ज होगा, तभी द्रव्यमान है तभी चार्ज है इस पर। अगर इस वस्तु का द्रव्यमान है तो चार्ज है,
चार्ज तभी होगा जब द्रव्यमान होगा। अगर इस वस्तु का चार्ज मान लीजिए क्यू नॉट है तो इस पर द्रव्यमान भी m है, तभी इस पर चार्ज होगा। लेकिन मैं बोलूँ अगर कोई वस्तु इधर m मान लीजिए कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और मैं बोलता हूँ इसमें, तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें चार्ज हो। इसमें चार्ज नहीं होगा तब भी चलेगा, द्रव्यमान चार्ज पर डिपेंड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को? मास इज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज बट चार्ज इज डिपेंड ऑन द मास। अगर मास है तभी चार्ज होगा, अगर मास है तभी चार्ज होगा, पर चार्ज नहीं है तो मास हो सकता है। समझ में आ रहा? तो मैं क्या बोलूं, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान अगर आवेश है, आवेश द्रव्यमान से सदैव संबंधित होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से क्या होता है? संबंधित होता है। अब क्या मैंने कहा कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। इसी का अपोजिट, सेम अपोजिट क्या मैंने कहा कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता है, द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। हमने कहा द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता है, द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं होता है, और द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है, अर्थात आवेश नहीं होगा तब द्रव्यमान होगा, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं होगा। अब थर्ड यूनिट पे आते हैं। अब थर्ड क्या होगा? अब आप बोलिए, देखिए द्रव्यमान जो तुम्हारा है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि मैं अगर अभी खड़ा हूं तो इस समय मेरा मास दूसरा है, और अब मैं देखिए, अब मैं चल रहा हूं ना तो इस समय मास दूसरा है, इस समय मास दूसरा है, लेकिन अब मैं खड़ा हो गया, अब मेरा मास अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। हमने क्या बोला कि जो तुम्हारा द्रव्यमान है वो वेग पर डिपेंड करता है, जिसको मुझे आइंस्टीन के नाम से मिला था। आइंस्टीन साहब से समीकरण में बताया गया था कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मास का, वेलोसिटी बताने का क्या है? फॉर्मूला है। मैंने बताया, किससे मिला था? आइंस्टीन साहब ने बताया था। इस फार्मूले को आइंस्टीन साहब से पता लगा कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट। किसकी अवस्था में? चार्ज एट रेस्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा? रेस्ट मास होगा, सॉरी मास एट रेस्ट। किसके फॉर्म होगा? मास एट रेस्ट के फॉर्म में होगा। मास एट रेस्ट के फॉर्म में चश्मा लगा दे। अब जम रहे ना गांव का यहाँ कोरी दुल्हा बन गया कोई जमो। क्या मैंने कहा कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो m0 का मतलब क्या होगा? मास एट रेस्ट। यहाँ पर मास किसके रूप में होगा? रुका हुआ होगा। मास कौन से फॉर्म में होगा? रुका हुआ फॉर्म में होगा। लेकिन ये मास क्या होगा? इस मास का मतलब हुआ रुका हुआ नहीं, जब वेलोसिटी में होगा
तब मास कितना होगा। ये इस मास को बताता है कि वस्तु अगर वेलोसिटी में इस समय रुका हूं तो m नॉट, अब मैं चल रहा हूं तो m, ठीक। v का मतलब हुआ कि वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी, और c का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो 3 लाख, ओ माय गॉड, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। मतलब कि मैंने कहा, देखो आपने बोला कि सर जी मुझे एक नहीं समझ में आया। हमने बोला जी बेटा बताओ, इसको उतार के रख दे, मजा नहीं आ रहा। आपने बोला सर कि एक चीज समझ में नहीं आ रही हमारे। हमने बोला कि जी बोलो। आपने बोला कि सर आपने कहा कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता मास, लेकिन ऐसे तो लोग चिल्लाते कि मास कांस्टेंट होता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। लॉजिक और कहने की बातों में दो अंतर, एक लॉजिक में और एक अगर प्रूव करके देखा जाए तो दोनों में अंतर। लॉजिक अगर इसको फैक्ट और लॉजिक में देखा जाए दोनों में अंतर। अगर हम इसको देखें तो इसकी मास एट रेस्ट, मास रुकी हुई फॉर्म में, मास चल रही है, इसमें चल रही है, इसमें रुकी हुई मास। हमने कहा v का मतलब वेलोसिटी, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लाइट कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको दूसरी भाषा में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो तुम्हारी चार्ज, तुम्हारा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर जाती है 1 सेकेंड में। अब देखिए इतना, आप कितनी वेलोसिटी आपकी हो सकती है, 100 की, 200 की, दौड़ रहे हो 40 की, 50 की, आप ऐसे चल रहे हो 5, मान लीजिए 500 की, आप अगर हवाई यान से उड़ रहे हो 600-700 की, इससे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी नहीं हो सकती। आपकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो जब हम किसी छोटी चीज़ को बड़ी से भाग देते हैं तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। नहीं समझ में आया, उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। समझो मेरी बातों को। जब हम ये इतना ज़्यादा है और ये इतना कम है, ये कितना कम है, और जब हम किसी कम वाले को, जब हम किसी कम को और भाग देते हैं किसी ज़्यादा को, बहुत ज़्यादा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य। और ये आ जाता है जीरो। नगण्य का मतलब क्या आ जाता है, जीरो। जैसे मैं भाग दूं तुमको 2 का 2/3 लाख, तो तुम बोलोगे इसका मतलब जीरो, कुछ ही नहीं होगा। 0.00000 कितना लंबा अंक आएगा, मतलब बहुत छोटा मिलेगा, जिसका मतलब जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। तो जब हम इस टोटल को हम क्या मानेंगे, जीरो मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, जीरो। और जब ये एक ऊपर जाएगा, जब एक ऊपर जाएगा तो वहां पर तुम्हारा m नॉट बच ही जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, m नॉट बच जाएगा। और यहाँ पर अब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, समझना मेरी बात को। अब ये जब तुम्हारा ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा टोटल बच जाएगा m, यहाँ के m बराबर हो जाएगा m नॉट के, m बराबर हो जाएगा m नॉट के, m यहाँ पर बराबर हो जाएगा m नॉट के। लेकिन अगर लॉजिक की बात की जाए, लॉजिक से, टॉपिक से, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का, और ये तुम्हारा नहीं बराबर होगा इसके, m नहीं बराबर होगा m नॉट के। क्यों, क्योंकि इसके मास में डिपेंड आ जाएगा। तो इसीलिए इसको फार्मूला क्या निकाला वेलोसिटी का, कि m = m नॉट अपॉन में 1/v²/c²। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कट जाएगा तो इसका अगर ऐसे निकालेंगे फैक्चुअल के अनुसार, लोग कहने के अनुसार है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लॉजिक से देखेंगे तो जब ये एक ऊपर जाएगा तो m जो तुम्हारा होगा वो डज नॉट इक्वल होगा m नॉट के। इससे पता ये चल रहा है कि m की वेलोसिटी होगी, ज़्यादा होगी m नॉट के। यहाँ से ये फार्मूले से यही निकल के आएगा। अगर लॉजिक से निकालोगे तब, अगर लॉजिक से निकालोगे तो तुम्हारे फार्मूले से क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 - v²/c²। अब समझ में आया। पर ये इस पर कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है और आपने क्या, ये एक वेलोसिटी से चल रही है और आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, ठीक।
एक 10 कूलम चार्ज एक कितनी चल वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी से चल रही है, और आपने इस पर वेलोसिटी को चाहे चेंज करो चाहे बढ़ाओ, इस 10 कूलम आप इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप इसको चाहे बढ़ा वृद्धि कर दो इसमें तो चाहे घटा दो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नो इफेक्ट। आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने कहा कि जो तुम्हारा आवेश होता है, चार्ज इज, हिंदी में लिखते हैं, नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। फोर्थ में क्या हो जाएगा, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। और तुम्हारा क्या हो, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। तुमने क्या कहा कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता और द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। हैशटैग आकाश सर बाई आकाश सर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम, हमको हिसाब समझ में आ रहा होगा। आप लॉजिक से देखोगे तो आपकी वेलोसिटी, आप दौड़ोगे, आप मान लीजिए आपका मास है और आप ऊपर से गिरो, तौलो इकट्ठा, तुम्हारा 100-200 बढ़ जाएगा। जैसे कोई तराजू पे आप तौलिए और थोड़ा सा उलझिए तो मास इकट्ठा चढ़ेगा 100, हाँ होंगे 50, लेकिन 50 और चढ़ जाएगा 100 तक, और लेकिन खड़े हो जाइए फिर बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वेलोसिटी चेंज कर दिया तो मास में वृद्धि होगी, और वेलोसिटी रोक दिया तो मास पर। चार्ज की वेलोसिटी से कोई मतलब भी नहीं। चार्ज अगर 10 पर माइक्रो कूलम चल रहा तो आप बढ़ा दीजिए उसकी चाहे वेलोसिटी चाहे जो कर दीजिए, वो 10 माइक्रो कूलम ही रहेगा। तो इसलिए चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी बट मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज एंड मास। अब देखो, अब आता है, अब इम्पोर्टेंट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट 3 ठू बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ कुछ। नंबर 1, चार्ज एट रेस्ट के फॉर्म में मैं बोलूँगा कि चार्ज क्या हो, एट रेस्ट के फॉर्म हो। उसके बाद चार्ज एट रेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट होंगे, इसमें 3 कॉन्सेप्ट होंगे। इसमें क्या होगा, चार्ज वहाँ पर 0 होगा, चार्ज क्या होगा वहाँ पर 0 होगा, अर्थात चार्ज की वेलोसिटी 0 होगी। अब मैंने कहा चार्ज भी वहाँ पर एक जगह कांस्टेंट होगा। फिर मैं कहूँगा चार्ज एक जगह त्वरित होगा, एक्सीलरेशन के फॉर्म होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा, वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, और यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, 0, अर्थात चार्ज तुम्हारा एट रेस्ट के फॉर्म में होगा। ये लॉजिक समझ में आए या ना आए, इसको सिर्फ दिमाग में रखना। आगे चल के जब बताऊंगा तो इसके बारे में विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर फिर मैं ये सिर्फ आपसे पूछूंगा, यहाँ चार्ज एट रेस्ट के फॉर्म में, और चार्ज यहाँ पर किसके फॉर्म में, एट रेस्ट के फॉर्म में, अर्थात एट चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 है तभी तो रेस्ट होगी। अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो एट रेस्ट के ही फॉर्म में तो होगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, चार्ज एट रेस्ट के फॉर्म में तभी तो वेलोसिटी 0 होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये जो तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा उत्पन्न करेगा वो तुम्हारा है विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैंने कहा, अगर यहाँ पर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो वहां पर जो तुम टॉपिक का अध्ययन करोगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र। अब तुम्हारा सेकंड यहीं पर टॉपिक निकलता है कि तुम्हारा चार्ज जो है अर्थात चार्ज की जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी हो जाएगी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रूप से चल रही है। जैसे आपने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल रहे हैं तो आप अगला भी
एक घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले एक घंटे में फिर 20 किलोमीटर चले, फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर चलें, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप प्रति घंटे 20 किलोमीटर से ही चलें तो वहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज की वेलोसिटी होगी, वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, एक हुआ विद्युत क्षेत्र, एक हुआ विद्युत क्षेत्र और दूसरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलेंगे, एक में विद्युत क्षेत्र को बोलेंगे, इंग्लिश शायद नीचे लिख रहे हैं दिखाई न दे, हमको लगता है दिखाई देगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे कहने का मतलब अगर दिखाई न दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज अगर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां पर दो चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा, एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमको लगता है कि ये लेक्चर आज बहुत लंबी जाएगी, लेक्चर जो होगी ये लेंदी होगी लेकिन जानदार होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप कमर कस लिए ना तो इससे अच्छा लेक्चर आपको मिलने वाला नहीं है कहीं, इससे ज़बरदस्त लेक्चर नहीं मिलने वाला है। इस लेक्चर को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, एकदम बेसिक टू एडवांस है। यही चीज़ आप रोते हो कब, जब IIT मेंस में बैठते हो, वो इसी में से कोई क्वेश्चन बना के दे देता है, तब आप रोते हो कि यार कुछ शायद पढ़े होते तो ठीक रहता हो, नहीं तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, इतना बेसिक पढ़ाया नहीं जाता। अब यहाँ पर मैंने थर्ड ऑप्शन में क्या बोला कि यहाँ पर जो तुम्हारा Q होगा उसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट होगी, नॉट कांस्टेंट, अर्थात वो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, त्वरित होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन के फॉर्म होगा, और यहाँ पर चार्ज क्या होगा, त्वरित होगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ों का अध्ययन करोगे, एक विद्युत क्षेत्र, एक क्या होगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या होगा विकिरण। देखिए विकिरण जो तुम्हारा टॉपिक है वो फर्स्ट बुक चैप्टर 8 में पढ़ोगे, लास्ट है चैप्टर 8 में तुमको विकिरण बहुत आसान से, फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट बुक, उसमें तुम विकिरण के बारे में पढ़ोगे। और विकिरण क्या है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से एनर्जी दी जाएगी, वहाँ पर पढ़ोगे। और इसी में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, और इसी में पढ़ोगे विद्युत चुंबकीय तरंग। जब आवेश त्वरित हो जाता है तो वहीं से तरंगें निकलती हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के नाम से जानते हैं। वहीं से कुछ तरंगें निकलती हैं जो आपको, जहाँ पर आवेश कांस्टेंट नहीं हुआ, आवेश त्वरित फॉर्म में होगा, वहाँ पर तुम इस लॉजिक को पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, वहीं से आप तरंगों का अध्ययन करोगे। तो तीन तुम्हारा ये ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे आते हैं, आगे तुम्हारा एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, कोई भी बात नहीं। आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा कहीं भी लिख सकता हूँ, आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हम पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है, मान लीजिए कोई द्रव्यमान की एक वस्तु है, ये लॉजिक है, लॉजिक बड़ा नंबर 1 का है। मान लीजिए हैशटैग आकाश सर, ये क्या है आकाश सर जी। मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है। हमने कहा आवेश आने पर या आवेश में परिवर्तन होने पर इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव होता है। तो एक वस्तु है m द्रव्यमान की, और इससे मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाला। और कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, n इलेक्ट्रॉन को निकाला।
तो यहाँ पर जो तुम्हारा आवेश बनेगा, इसका जो मास बनेगा m डैश हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर तुम्हारा धनावेश होगा। कौन सा वेश होगा? धनावेश होगा। इतना तो पता होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज। हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसमें कमी आएगी और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जैसे हमने कहा हमारे पास 2 पेन है और आप मुझसे एक पेन ले लो, तो मेरे पास एक पेन की कमी आएगी लेकिन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? सेकंड कंडीशन में थोड़ा पानी पी, गला सूख रहा है यार, पता नहीं, थोड़ा जैसे चक्कर सा आ रहा है। अत्यधिक रात हो गई ना, नींद भी लगी। तो कितने बज गए? 1 बज गए। 12 बजे से पढ़ाने को लगा था, 1 बज गए। कितने बज गए? 1 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ। और 1 बजे कितनी बजे पढ़ाता हूँ? पढ़ने का कोई समय नहीं होता। आप 1 बजे चाहे तो 1 बजे लग जाइए, 2 बजे चाहे तो 2 बजे लग जाइए। ये 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, भले कल सुबह छोड़ूंगा लेकिन बना 1 बजे वीडियो रहा हूँ। इसलिए अपने को इतना मजबूत करो ना कि आज लोग तुमसे हालात पूछते हैं और कल वो खुद तुम्हारे आगे शर्मिंदगी हो जाए और उनकी हालात तुम्हारे आगे खुद गिरने लगे। समझ में आया ना? वो लोग तरस जाएं आपसे मिलने के लिए। जो लोग आपसे मिलने का इनकार करते हैं, इतना मेहनत कर दो कि वो लोग खुद तरस जाएं तुमसे मिलने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दिया। n, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दिया। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अर्थात इस पर जो क्या हो जाएगा? आगे इस पर जो द्रव्यमान होगा m डबल डैश हो जाएगा और इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेश, अर्थात नेगेटिव चार्ज। अब इसको दिया तो इसके पास ज्यादा हो गए तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने हमारे पास अभी तक कोई चीज नहीं, मैं उदासीन, मान लीजिए अभी ये कोई क्या है? ये उदासीन। ये क्या है? उदासीन। ये क्या है? उदासीन, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं। अभी मान लीजिए हमारे पास 2, अभी हमारे पास मास मान लीजिए 2 किलो, अब मेरे से एक ले लिया, अब 1 किलो बचा, अब एक और दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, एक और दे दिया तो अब हो गया 3 किलो। तो अब जब 3 हो गए तो एक ऋणावेश, अब हो गए तो धनावेश, तो अब कुछ नहीं, तो अब मैं ज्यादा हूँ, अब मैं ज्यादा हूँ, अब इससे भी ज्यादा, अब उससे भी कम। कंडीशन सेम, m डबल डैश इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू m डैश। कंडीशन सेम, अर्थात तुमने क्या देखा कि द्रव्यमान में कमी होगी। द्रव्यमान में कमी होगी कितने? मान लीजिए द्रव्यमान में कितनी कमी होगी? मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 Na की कमी होगी। मान लीजिए द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी कितने की होगी? देखो द्रव्यमान में कमी होगी तो कमी होगी कितना? माइनस का, मान लीजिए Ne कितने हो गए? Ne कितने हो गए? Ne कितनी होगी? Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी हुई? मान लीजिए 1 की कमी हुई तो 1 की, 2 की कमी हुई 2 की, आपने 3 दे दिया 3, अब यहाँ पर 3 ले आए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला? 3 निकाला। अगर मान लीजिए n निकाला तो n, सेम कंडीशन। आपने इसको कितने दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कितने दिया? तो आप इस पर 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 2, 3 दिया तो 3, n दिया तो n। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? इसकी जो फार्मूला निकल के आता है डेल्टा m इज इक्वल टू प्लस माइनस n m e। डेल्टा m इज इक्वल टू प्लस माइनस n m e। इसी का फार्मूला क्या निकल के आता है? डेल्टा m इज इक्वल टू प्लस माइनस n e। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन निकाला अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इससे माइनस किया तो nme, एक इलेक्ट्रॉन किया तो 1, 2 किया तो 2, 3 किया तो 3, n किया तो nme। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया मतलब इसको प्लस में, इसके प्लस में ले आया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो me, 2 इलेक्ट्रॉन 2 me, 3 इलेक्ट्रॉन 3 और nme मतलब n इलेक्ट्रॉन दे। तो डेल्टा m मतलब इसके और इसके बीच में जो अंतर हुआ
इसके बीच में कितना दिया, तो डेल्टा एम इक्वल टू प्लस माइनस एन एम ई, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। तो किसका, मास का फॉर्मूला हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो हमारे बुक में दिया है। हम एक क्वेश्चन क्या बोलूँगा कि जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है तो उस पर जो आवेश है पॉलीथीन पर -2 × 10⁻⁷ कूलम हो जाता है। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताना है। पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित की मात्रा बताना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ पर द्रव्यमान स्थानांतरित की मात्रा बताना है, द्रव्यमान बताना है। बाबू अब तुम पहला लेक्चर देखना और उसी में मैंने क्वेश्चन करवाया है, और वहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना कैसे, वहाँ पर n बराबर प्रूव कर लेना, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन निकल के चला जाएगा। n कहाँ से प्रूव करना है, n बराबर इलेक्ट्रॉनों से प्रूव कर सकते हो, q बराबर एन ई, वहाँ से n बराबर q/e, वहाँ से n की वैल्यू निकाल करके आप कभी भी अगर उस क्वेश्चन में मास पूछ ले या पूछ ले कि इस द्रव्यमान बताओ, इतना चार्ज हो जाता है, इतना चार्ज इसमें है इलेक्ट्रॉन का, तो आप इसमें मास बताओ, तो मास बताने के लिए यही फार्मूला लगेगा, डेल्टा एम इक्वल टू एन एम ई, वहाँ से एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, कभी कभी दे देगा, तो एन निकालने के लिए, इसका नहीं, एन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तो वहाँ पर एम क्यू इक्वल टू एन ई, तो n इक्वल टू q/e यहाँ से निकाल लोगे, उसके बाद n की वैल्यू जो निकलेगा यहाँ रख दोगे, तुम्हारे फार्मूले पर आंसर निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मास भी बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप आनंद से जिंदगी भी काट सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आज की रही ये लेक्चर की वीडियो, कल फिर मिलेंगे आवेशन के प्रकार के बारे में, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को कैसे कैसे अध्ययन किया जाता है, फिर पढ़ेंगे आगे के नियम, और उसके बाद 3 से 4 क्लासों में आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल के बाद फिर 3-4 क्लास होंगे, फिर 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। फिर चलेंगे सेकंड टॉपिक की ओर, कल से पढ़ेंगे। आज 1:05 पर मेरा ये लेक्चर फिनिश होता हुआ। कैसे लगा मेरा इतने बजे प्रयास, और कैसे लगा मेरा प्रयास, कैसा लगा मेरा वीडियो, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, जो हमारी मेहनत के परिणाम है। बाकी फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।